नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड को एक और झटका लगा। वक्फ बोर्ड हम सब जान रहे हैं उसकी यात्रा कांग्रेस ने कहां से कहां पहुंचा दी। दरअसल हुआ ये कि जब यूनाइटेड भारत था तो वक्फ वैलिडेशन एक्ट उस समय अंग्रेजों ने भी पास किया था। और वक्फ वैलिडेशन का मतलब सिर्फ इतना हुआ करता था कि प्रॉपर्टी व्यक्तिगत नहीं रहेगी। जैसे हिंदू समाज में ट्रस्ट होती है वैसे ही मुसलमानों में वक्फ रहेगा। दो तरह की वक्फों की बात कही गई है, वक्फ अल औलाद और वक्फ खली वक्फ। तो वक्फ अल औलाद का मतलब सिर्फ ये था कि वक्फ ऐसी बना दी गई है जिसमें सिर्फ वाकिफ की, जिसने जो 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 वक्फ बनाने वाला है उसकी औलादें उसका भोग करेंगी। वो प्रॉपर्टी पारिवारिक प्रॉपर्टी होगी और वो प्रॉपर्टी में सरबराहकार नियुक्त होंगे। सरबराहकार से मतलब है जो भी वंशज उसमें आते जाएंगे वो उसके सरबराहकार होते जाएंगे, वो अपना मुतवल्ली चुन लेंगे और वो प्रॉपर्टी पूरे परिवार के लिए इस्तेमाल की जाएगी। फिर एक वक्फ, साधारण वक्फ की बात की है, उसका मतलब है पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए वक्फ का मतलब बिल्कुल साफ है कि वो वक्फ अगर कोई बना दी गई है तो सारा पब्लिक, सारी समाज उसका इस्तेमाल करेगा। वक्फ जो पब्लिक बना दी गई है उसका मतलब है फॉर द पायस वर्क, यानी कि अल्लाह के नाम से अल्लाह को दे दी गई है प्रॉपर्टी। अब अल्लाह के बंदे उसका इस्तेमाल करेंगे। उसमें मुतवल्ली नियुक्त होगा जो उसका मैनेजर टाइप होगा। मुतवल्ली को व्यक्तिगत अधिकार उस प्रॉपर्टी पर नहीं होगा लेकिन उसके मैनेजमेंट का अधिकार जरूर होगा। हो सकता है मुतवल्ली का खर्चा भी वक्फ उठाए और ये संभव है कि मुतवल्ली का खर्चा वक्फ ना उठाए, लेकिन मुतवल्ली वक्फ की प्रॉपर्टियों को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही वो कन्वर्ट कर सकता है। ये उस समय बनाया गया। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और बंटवारे के बाद जब दो देश बने तो यहाँ से लोग पाकिस्तान चले गए, क्योंकि तय ये हुआ था कि सारे मुसलमान उधर जाएंगे और सारे हिंदू इधर आएंगे, क्योंकि संप्रदाय के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ। संप्रदाय के आधार पर बंटवारे का मतलब बिल्कुल साफ था कि हिंदू और मुसलमान दो देश बनेंगे। लेकिन 1948 में दुर्भाग्य से भारत में 1948 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन में उसने कहा कि 2% के लगभग हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान ऐसे हैं जो कि पार्टीशन का विरोध कर रहे थे, उनको भारत में रोका जाएगा। विरोध कैसे भी करें, निर्णय हो गया तो भाई सबको जाना था। लेकिन कांग्रेस यानी कि नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया। खासतौर से नेहरू कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास कर लिया और मुसलमानों को यहाँ रोकने का संकल्प ले लिया। पार्टीशन डिक्लेयर हुआ, दोनों पार्टी इधर से उधर जाने लगी। लाखों लोग हताहत हुए, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोगों ने अपनी ज़मीन खोई, अपने बच्चे खोए, अपनी संपत्ति चल अचल दोनों खोई। और अचानक जब पार्टीशन हो गया, लोग इधर से उधर जा रहे थे, उसी समय पर नेहरू और लियाकत का समझौता हो गया। लियाकत अली दिल्ली आए और दिल्ली में आकर उन्होंने नेहरू को ये कन्विंस कर लिया कि भाई पार्टीशन बहुत हो गया, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में रहें और जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान में रहें, यानी कि जो रुक गए हैं वो पाकिस्तान में हिंदू रहें। हम दोनों लोग माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन करेंगे। नेहरू जी तो पहले से तैयार थे क्योंकि 1948 में ही रेजोल्यूशन पास कर चुके थे। तो अब लियाकत अली का प्रस्ताव, या तो नेहरू ने प्रस्ताव दिया था मुझे लगता है, या लियाकत अली ने प्रस्ताव दिया था। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जो प्रस्ताव है वो नेहरू जी का रहा होगा, क्योंकि 1948 के रेजोल्यूशन को कैसे मान्यता मिले। लियाकत नेहरू समझौता हो गया। परिणाम निकला कि हिंदुस्तान में के हिस्से में जो भारत बचा, भारत में मुसलमान रुके और उधर हिंदू रुक गए। हिंदू वहाँ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों मिलाकर लगभग 28-27% हुआ करते थे। हिंदुस्तान में जो मुसलमान बचे वो 2-3% बचे। अब ये जो मुसलमान बचे इनको प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली और हिंदू जो उधर बचे उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली। आप इस्लामिक कैरेक्टर जानते हैं, वो किसी भी देश में बैठे, किसी भी देश में बैठे कोई समझौता नहीं मानता। वो सिर्फ एक बात कहता है कि इस्लाम का शासन होना चाहिए और पूरे के पूरे देश पर इस्लाम होना चाहिए, काफिरों का अंत होना चाहिए। ये उनकी मूल भावना है। अब ये चूंकि मूल भावना है इसलिए
पाकिस्तान में हिंदुओं का रहना या टिकना लगभग असंभव था। कॉन्स्टिट्यूशन उनका कुछ भी कहे और कानून कुछ भी कहे, फोर्स के लिए कानून कुछ भी हो, लेकिन ना फोर्स मानेगी, ना पुलिस मानेगी, ना नुमाइंदे मानेंगे, और ना ही वहाँ सरकार मानेगी, और ना ही लोग मानेंगे। जब सब एक विचार के होंगे तो वो 28, 27, 26, 25, 24 जो भी परसेंट रह गया होगा वो कैसे सरवाइव करेंगे, ये उस समय ही प्रश्न था। हालांकि उस समय भी भारत में गांधी जी ने आह्वान किया था कि जो लोग भी पाकिस्तान से भारत में आते हैं उन लोगों के ऊपर ना तो फॉरेनर्स एक्ट का अपराध लगेगा और ना ही पासपोर्ट एक्ट का अपराध लगेगा, वो कभी भी भारत में आ सकते हैं। उसी को CAA के माध्यम से भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि वो अपराधी थे नहीं, रह यहाँ पर रहे थे और यहाँ पर रहने की वजह से रह रहे थे, लेकिन यहाँ पर अधिकार नहीं मिले थे, खाना बदोश की जिंदगी जी रहे थे, तो भारत सरकार ने उनको अधिकार दे दिया, उन हिंदुओं को अधिकार दे दिया। पाकिस्तान ने कभी वैसा नहीं किया, ना ही तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों को वापस आने दिया और ना ही उनको कभी वहाँ स्थान दिया, बल्कि हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों का दुरुपयोग करते हुए तमाम तरह के फिदायीन पैदा किए और तमाम तरह के इंसिडेंट भारत में करवाए, तमाम तरह के बम विस्फोट भारत में करवाए, तमाम तरह के आत्मघाती हमले भारत में करवाए। अभी भी वो सिलसिला जारी है। ये तो शुक्र है कि माननीय मोदी जी सत्ता में बैठ गए और मोदी जी के बैठने की वजह से पाकिस्तान का जो हाल हुआ, क्योंकि मोदी की कोई उपलब्धि माने न माने, लेकिन इतना ज़रूर मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो आज भिखमंगा है उसका कारण सिर्फ एकमात्र अगर कोई व्यक्ति संसार का है तो वो माननीय मोदी जी हैं। चाइना का जो हाल इस समय वो बैकफुट पर है, उसके हाल का अगर कोई एक कारण है तो वो माननीय मोदी जी हैं। विश्व आज भारत को दूसरी दृष्टि से देख रहा है, उसका कोई कारण है तो वो माननीय मोदी जी हैं। तो मोदी जी की वजह से पाकिस्तान का ये हाल हो गया, इसलिए वो आतंकवाद अभी थोड़ा कम है, नहीं तो क्या हाल था हम सब जानते हैं 2014 से पहले। अब जब भारत में जो मुसलमान रुक गया, तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों तरफ सरकारों ने जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वो कस्टोडियन प्रॉपर्टी का बनाया था। भारत में भी प्रॉपर्टी का कस्टोडियन बनाया था, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी उसको आज कहते हैं, और वहाँ पर भी कस्टोडियन बनाया था। वहाँ कस्टोडियन का जो पावर थी वो आर्मी के पास थी, हमारे पास कस्टोडियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता था। अब नेहरू जी फिर भी उनका पेट नहीं भरा तो 1954 में एक वक्फ एक्ट फिर से पास हो गया, जबकि वक्फ एक्ट खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो मंदिर वहाँ पर थे, जो सार्वजनिक मंदिर थे, वहाँ के पुजारी और वो सारे लोग यहाँ चले आए तो वो तो उन्होंने वेंडलाइज कर डाले, उन्होंने तोड़ ताड़ के सब बराबर कर दिए। मूर्तियों का क्या हाल किया, वो तो पहले से शुरू से 700 वर्षों से चला रहा था, उसी को उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ की संपत्तियां थीं, मतलब सार्वजनिक संपत्तियां थीं, वो भारत में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, और भारत में ख़त्म होकर वो सरकारी संपत्ति डिक्लेयर होना चाहिए थी। जैसे कि आर्मी ने वहाँ की संपत्ति ले ली थी, वैसे ही हमारे यहाँ भी हो सकता है आर्मी को ये संपत्तियाँ दे देनी चाहिए थी। किसी भी प्रांत में कोई भी मस्जिद या किसी प्रकार का जो उनके कस्टोडियन जो अल्लाह के नाम से था, अल्लाह को के नाम से तो अलग प्रॉपर्टी ले ली, मतलब पूरी 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर फ्रेश ले लिया, तो यहाँ पर वो सारी संपत्तियाँ खत्म हो जानी थी। ग्राम पंचायत के नज़दीक है तो ग्राम पंचायत में वो प्रॉपर्टियाँ मिल जानी चाहिए थी, नगर पंचायत की थी तो नगर पंचायत में मिल जानी चाहिए थी, और अगर वैसा नहीं था तो नगर महापालिका या फिर भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की या भारत सरकार की प्रॉपर्टियाँ हो जानी चाहिए थी। भारत सरकार ने 1954 में वक्फ एक्ट फिर से पास कर दिया और उन प्रॉपर्टियों को संरक्षित अलग से कर दिया। बाद में 1995 में वक्फ बोर्ड बना दिया गया। नरसिंह राव जी की सरकार हुआ करती थी। उद्देश्य मुझे लगता है नरसिंह राव जी का अच्छा रहा होगा। अच्छा इसलिए रहा होगा कि 1995 में उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाकर वो सारी संपत्तियां वक्फ के कस्टडी में देने का प्रयास किया होगा जो इंडिविजुअली पड़ी हुई थी, और वक्फ बोर्ड सरकार नियुक्त करेगी। उसके अधिकारी कौन होंगे? वो सरकार नियुक्त करेगी। राज्य सरकार भी अपने वक्फ बोर्ड बना सकती है, ऐसा उसमें प्रावधान था। तो केंद्र ने अपना वक्फ बोर्ड बनाया और राज्यों ने अपने वक्फ बोर्ड बनाए।
1995 के वक्फ बोर्ड बनने से पहले ये जो वक्फ की प्रॉपर्टियां थी, मतलब प्रॉपर्टी पर जो मालिकाना हक का मामला था, वो कोर्ट में चल रहा था। तमाम कोर्टों में मालिकाना हक के मामले चल रहे थे। कोर्ट के मामले को भी वक्फ एक्ट के माध्यम से दे दिया गया। ये मध्य प्रदेश, जिस मामले की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश का है, उसके भी फैक्ट जानते हैं। 1994 में प्रॉपर्टी का जो ये केस चल रहा था, ये जो पर्टिकुलर मामला जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से वो मुकदमा चल रहा था। ईडीजी की अदालत में केस चल रहा था कि भाई वक्फ है वाकई में या फिर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है किसी की। इसी बीच में दिग्विजय सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश वक्फ एक्ट में जो प्रावधान किए उन्होंने ट्रिब्यूनल बना दिया। उस ट्रिब्यूनल में वो केसेस भी दे दिए गए जो केसेस कोर्ट में चल रहे थे। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में कोई केस चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत से केस उठाकर दे दिया जाए ट्रिब्यूनल को। ऐसी परंपराएं मैंने सुनी नहीं है, ऐसी व्यवस्था भी नहीं सुनी, लेकिन कर दिया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल में वो चैलेंज हुआ। अब वक्फ ट्रिब्यूनल की खास बात सुनिए, देश भर में जो वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए गए वो मुसलमान वहाँ बैठाए गए। भले ही सरकार ने बैठाया हो, भले ही सरकार ने नियुक्तियाँ की हों, लेकिन वो मुसलमान ही बैठाए गए। अब मुसलमान बिठाए गए तो वो पाकिस्तान में बैठे, हिंदुस्तान में बैठे, सऊदी अरब में बैठे या फिर वो टर्की में बैठे, उसका तो एक उद्देश्य है कि वो दारुल इस्लाम कैसे बनाएगा, वो उसके लिए काम करेगा, वो काफिर के विरोध में काम करेगा, काफिरों की कैसे प्रताड़ित करके एलिमिनेट किया जाए, अगर मौका मिले तो उनकी कैसे उनको ऊपर भी पहुंचा दिया जाए, ये उसका है। वो सरकारी कर्मचारी है या नहीं है, वो इंजीनियर है नहीं है, वो डॉक्टर है या नहीं है, वो सब्जी वाला है नहीं है, वो खाने वाला है नहीं, वो किसी भी काम को करने वाला हो और कितना ही एजुकेटेड या ना एजुकेटेड हो, वो अल्लाह का काम तो करेगा। इसलिए ट्रिब्यूनल में जब केस जाने लगे तो ट्रिब्यूनल ने सदैव वक्फ बोर्ड के फेवर में लगभग केस डिसाइड किए, ये इतिहास है। उसके बाद जो पार्टी हाईकोर्ट जा सकती भी है, जिसके पास गुंजाइश होगी वो हाईकोर्ट जाएगा, नहीं जा सकती तो बात खत्म हो गई। इसलिए यहाँ पर ये केस जब ट्रांसफर किया गया ट्रिब्यूनल में, तो बात तो पक्की है कि ट्रिब्यूनल में केस ट्रांसफर हो गया, तो मतलब साफ है कि अब ट्रिब्यूनल तो वक्फ बोर्ड के पक्ष में ही डिसाइड करेगा। लेकिन ये मामला हाईकोर्ट चैलेंज हुआ। हाईकोर्ट में इस बात पर चैलेंज हुआ कि जो केस ऑलरेडी चल रहा था वक्फ बोर्ड बनने से पहले, तो वक्फ बोर्ड बनने के बाद और वक्फ ट्रिब्यूनल बनने के बाद वो ट्रिब्यूनल में कैसे चल जाएगा। भाई जो केस ऑलरेडी डीजे की अदालत में चल रहा है वो कैसे ट्रांसफर करा जाए, लेकिन ट्रांसफर हो गया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के 2-3 बड़े जजमेंट इस विषय पर आए हैं जिसने वक्फ की कमर तोड़ी है। उसी सिलसिले में ये जो नया जजमेंट आया है जिसने वक्फ को एक और बड़ा झटका दिया है, वो उसी का है। 2-3 जो जजमेंट और अभी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, और हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच डिसाइड करती है, और फुल बेंच की बात करेंगे तो 3 जजेस की करती है। 2 जजेस की बेंच ने एक तो जिंदल शॉ राजस्थान का केस डिसाइड किया। जिंदल शॉ राजस्थान में और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आपके रिकॉर्ड से कुछ नहीं होता, यानी कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड से कुछ नहीं होता, आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वक्फ बनी कैसे, वक्फ के पास प्रॉपर्टी कैसे आई। अगर आप ये नहीं बता पाते हैं कि वक्फ के पास प्रॉपर्टी कैसे आई, तो आपके रिकॉर्ड के आधार पर नहीं होगा। जबकि 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक अमूलचूल परिवर्तन उसमें कर दिया था। अमूलचूल परिवर्तन ये कर दिया था उन्होंने उस समय कि जो 1995 की वक्फ बनी हुई है और उसका जो ट्रिब्यूनल और बोर्ड बना हुआ है, वो अगर कोई क्लेम कर देगा तो प्रॉपर्टी उसकी मानी जाएगी, यानी कि ये प्रिजम्पशन हो जाएगा कि प्रॉपर्टी उसकी है। अब जो उसको चैलेंज करना चाहता है वो ट्रिब्यूनल में जाकर चैलेंज करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक बात यह है, बेसिक ऑफ द बेसिक बात यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी बिना दान के वक्फ नहीं बन सकती, कोई भी प्रॉपर्टी बिना ट्रांसफर के वक्फ नहीं बन सकती, और अपने मन से ट्रांसफर किया गया हो। तो आपको ये जरूर क्लियर करना पड़ेगा कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आप अपनी लिस्ट पर चढ़ाए हुए हो और जिसको आप कह रहे हो ये वक्फ है, उसको आपको शो करना पड़ेगा कि ये वक्फ आई कैसे, बनी कैसे, किसने ट्रांसफर की, उसकी स्वेच्छा से हुई, जबरदस्ती हुई, हुआ क्या।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया भैया ये तो ऐसे चलेगा। दूसरा डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके रिकॉर्ड जो भी हो, आपका रिकॉर्ड जो भी हो, वो रिकॉर्ड फाइनल प्रूफ नहीं है, उसको हम फाइनल प्रूफ नहीं मानेंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा कि वक्फ जिसको आप कह रहे हो और वक्फ जो आप बता रहे हो वो आपका रिकॉर्ड अंतिम रिकॉर्ड नहीं है और वो चैलेंजेबल है हाई कोर्ट में, वो ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल नहीं है। तीसरा जजमेंट आया, उन्होंने कहा चाहे सर्वे हो चुका हो, सर्वे से मतलब है कि ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने से पहले वक्फ बोर्ड उसको लिस्टिंग करता है और एक सरकारी अथॉरिटी से उसका सर्वे करवाता है। सरकारी अथॉरिटी उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कहती है हाँ ये वक्फ का कब्जा है और ये इनका कब्जा है, यहाँ कब्रिस्तान बना हुआ है, ये है वो है और यहाँ ये नमाज पढ़ी जा रही है, जान की जा रही, कुछ भी बताएगा और वो एक रिपोर्ट लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी रिपोर्ट के बावजूद, मतलब जो रिपोर्ट लगा दी गई है सरकारी अथॉरिटी के द्वारा, उस रिपोर्ट के बावजूद ये चैलेंजेबल है। वो रिपोर्ट भी अंतिम रिपोर्ट नहीं है, चाहे सरकारी अधिकारियों ने क्यों ना लगाई हो, क्योंकि सरकार भी तो गलतियां करती है ना, सरकार भी तो बायस होती है ना, इसलिए वो नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि जो टूटा फूटा, तीसरा जजमेंट आया, जो टूटा फूटा जगह पड़ी हुई है, जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, वो स्ट्रक्चर भी अंतिम नहीं माना जाएगा कि भाई ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ। इसके लिए रिकॉर्ड आपको बताने पड़ेंगे, रिकॉर्ड क्या कह रहा है, सरकारी रिकॉर्ड क्या कह रहा है। तो चौथा जजमेंट आया कि सरकारी रिकॉर्ड में भी चढ़ा होना चाहिए, यानी कि वक्फ बोर्ड एक पार्टी है, वक्फ बोर्ड सरकार नहीं है। वक्फ बोर्ड को अगर प्रॉपर्टी उसको डिक्लेयर करना है कि मेरी है तो उसको बाकायदा तहसीलदार की यहाँ जाकर चढ़वाना पड़ेगा, तहसीलदार के यहाँ मुकदमा करना पड़ेगा। सब कुछ होने के बाद तहसीलदार के यहाँ मुकदमा म्यूटेशन करवाना पड़ेगा और तहसीलदार के पास जहाँ भी म्यूटेशन होता है म्यूटेशन में केस लड़ना पड़ेगा, तब प्रॉपर्टी फाइनल वक्फ की होगी, नहीं तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की कैसे मान ली जाए। ये सब सामने आ गया, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आ गए। आज जो केस ऑनरेबल हाई कोर्ट का था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, उसने ये कहा कि भाई देखो, जब वक्फ बोर्ड बना ही नहीं था और उस समय डिस्प्यूट आ गया था, 1995 से पहले वक्फ बोर्ड बना नहीं है, तो जब वक्फ बोर्ड बना ही नहीं था और वो डिस्प्यूट अदालत में था पार्टियों के मालिकाना हक का, तो वक्फ बोर्ड उसका मुकदमा नहीं लड़ सकता और ट्रिब्यूनल में न जाकर वो कोर्ट में ही मुकदमा मालिकाना हक का लड़ा जाएगा और कोर्ट का ही डिसीजन फाइनल माना जाएगा। दूसरा जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी आया था कि 2013 से पहले की कोई संपत्ति है, जो 2013 में इन्होंने बहुत बड़ा अमेंडमेंट कर दिया था और 2013 में ये कह दिए थे ये प्रिजम्पशन है, तो उन्होंने कहा कि 2013 से पहले की कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर 2013 के अमेंडमेंट के अनुसार मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को करने का अधिकार नहीं है। यानी कि 2013 के बाद जो संशोधन हुआ वो 2013 के बाद जो वक्फें बनी हैं उन पर तो लागू होगा, लेकिन जो वक्फ 2013 से पहले बनी हुई है उस पर 2013 का अमेंडमेंट लागू नहीं होता, वो 2013 के अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि मामला ये था कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ मुकदमे कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी को कभी भी वक्फ रही हो या उनको आशंका है तो उसके आधार पर वो बैक कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड ने अगर कोई प्रॉपर्टी सेटल भी कर दी हो, सपोज वक्फ बोर्ड ने ही सेटल कर दी हो, किसी को ट्रांसफर कर दी हो, तो 2013 के संशोधन में वो ट्रांसफर जो है वो अवैध कर दिया था और ये कहा था कि वक्फ बोर्ड को अधिकार होगा कि वो प्रॉपर्टी वापस ले ले, भले ही वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी बेच चुका हो, मतलब वक्फ बोर्ड के पुराने अधिकारी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, पुराने अधिकारियों के खिलाफ भी केस होगा और जो जिसने खरीदी है उसके खिलाफ भी केस होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2013 से पहले जो सेटलमेंट हो चुके हैं उन प्रॉपर्टियों पर ये अमेंडमेंट लागू नहीं होता और 2013 से पहले वाली प्रॉपर्टी पर अमेंडमेंट लागू नहीं होता। वैसे ही ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज जो डिसाइड किया, उन्होंने कहा भाई देखिए श्रीमान जी, ये जो आप कह रहे हो ट्रिब्यूनल आ गया, ये बोर्ड आ गया, ये दिग्विजय सिंह, मतलब मैं कह रहा हूँ कि उस समय दिग्विजय सिंह कांग्रेस की सरकार वहां हुआ करती थी, दिग्विजय सिंह ने प्रॉपर्टी को वक्फ में डाल दिया था, वक्फ बोर्ड के पास डाल दिया था। ये हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया
कि वक्फ बोर्ड के पास वो प्रॉपर्टियां नहीं जाएंगी, वक्फ ट्रिब्यूनल में उसका केस नहीं जाएगा। वो जो पहले चल रहा था उसी आधार पर कोर्ट में ही वो लाई करेगा और वक्फ ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल पर, वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है उसका जुरिडिक्शन इस पर नहीं लगेगा, वो जुरिडिक्शन कोर्ट का ही लगेगा। हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने ये डिसाइड कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, आगे चलेगा मामला, वो तब तय होगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि 2013 वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसी को यहाँ पर उन्होंने दूसरे तरह से कहा है। वो सिर्फ इतना है कि वक्फ बोर्ड में बनने से पहले की जो डिस्प्यूट है वो वक्फ बोर्ड के या वक्फ एक्ट के नए प्रावधानों के अनुसार डील नहीं होंगे। ये झटका मुझे लगता है कि लगा निश्चित रूप से होगा। और जो लोग प्रॉपर्टी सेटल करवा चुके होंगे, ट्रिब्यूनल जा चुके हैं, उनको चाहिए कि वो हाई कोर्ट जाएं, मध्य प्रदेश में एटलीस्ट तो जाएं, हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज करें और कहें कि साहब हमारा डिस्प्यूट 1995 से पहले का है और 1995 से पहले का मामला इनके पास कैसे जा सकता है। आपके अनुसार वो कोर्ट में ही होना चाहिए, जिस पर डिस्प्यूट पैदा हो चुका है कोर्ट में ही डिसाइड होना चाहिए और कोर्ट डिसाइड करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।